ओम प्रकाश चौटाला जी आपके दोस्त अच्छे रहे हैं या दुश्मन? 1991 में गहराई से चौधरी देवीलाल चुनाव लड़ रहे थे और मैं लोकसभा लड़ रहा था। चौधरी साहब बाई चांस गहराई से हार गए थे और गहराई असेंबली से मैं जीत गया था। जी। तो कुछ लोगों ने शंका पैदा कर दी, कुछ क्या कर दिया कि जेपी ने खिलाफत करी है, ये खुद जीत गया, चौधरी साहब हार गए। मैंने चौधरी साहब को बहुत समझाया कि आप बड़े नेता हो, हम तो आपके नेतृत्व में काम करते हैं, लेकिन ये परिवार इस बात पे मुझसे नाराज हो गया कि वे इसकी पॉपुलैरिटी इतनी क्यों बढ़ रही है, और इन लोगों ने मुझे अपमानित करना शुरू कर दिया। कांग्रेस के 5 सांसद हैं, लेकिन फोटो 4 की दिखती है, एक की फोटो नहीं दिखती कभी। ये मौज करते थे, मैं संघर्ष करता था। मुख्यमंत्री जी, नायब सैनी जी का देखा होगा आपने पूरा डायलॉग? मैं घाटी देखो किक में है। घोड़े आ गए थे, तैयारियां हो गई थी, पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस पे कब्जा हो गया था। जिस समय आप केंद्रीय मंत्री थे तो कहीं ना कहीं ये भी कहा जाता है कि जैसे देवीलाल जी की उस में थे तो रणजीत सिंह चौटाला को कहीं ना कहीं बनाया जा रहा था, लेकिन उनको नहीं बनाया गया, आपको बनाया गया था। कि अगर किसान और मजदूर बटेगा तो कटेगा, साहूकार खार जाएगा, तो बीजेपी को बहुत महंगा पड़ जाएगा। अभय सिंह चौटाला जी तो हुड्डा साहब को बी टीम बताते हैं। हम जब मीटिंग में जाते थे लोकदल की, सो कॉल्ड लोकदल, तो हम यहाँ तक कह देते थे कुछ काली भेंटें आई है, या तो चले जाओ, नहीं कान पकड़ करके फेंक दो। और मेरे ख्याल में मौका ही नहीं बचा किसी का कान पकड़ने का, कोई वैसे ही नहीं बचा। नेता प्रतिपक्ष क्यों नहीं बना पा रहे? पता किस बात में 2 महीने जेल में रहा, डकैती का मुकदमा में, एक ही पंखा गड़ी है किधर है, वही मैं पूछने वाला था जी। वाल क्लॉक, एस्ट्रे, नैपकिन, जी। इस केस में मैं 2 महीने जेल में रखा। मुझे दबाने का जो प्रयास करने का कोशिश करते हैं, वो मैं, जनता तो मुझे कभी दबा दो जी, भगवान कभी दबा दो, मैं ऐसे लोगों के दबाव में राजनीति करने वाला नहीं हूं। मैं आज आड़े बीजेपी के नेताओं की तरह तो हूं नहीं, एमपी में लेते रहे, हमारी चलती नहीं, हमारे टेलीफोन नहीं उठाते, फिर रहो क्यों उस पार्टी में? मैं चौधरी सेलर को छोड़ के अलग हो गया था। अलग हो भाई, इस्तीफा दो। पॉपुलैरिटी, जेपी की लोकप्रियता का मुकाबला नहीं कर सकते ये जी। परेशान है। ये ड्राइंग रूम की राजनीति करते हैं, और मैं उल्टा सीधा बोलूंगा फिर नहीं है, इलेक्शन वाली बात आ जाएगी। नमस्कार दोस्तों, द एयरडीज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मेरे साथ पॉडकास्ट शो में ऐसी शख्सियत है जिन्होंने लोकसभा और विधानसभा का चुनाव एक दिन में ही लड़ा। दोस्तों, 4 बार सांसद रहे, 2 बार विधायक रहे, और जब पहली बार सांसद बने तो केंद्र में मंत्री भी बने। हमेशा विवादों में रहते हैं अपनी बयान की वजह से। तो दोस्तों, आज मिलवाते हैं जयप्रकाश उर्फ जेपी से। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद जी। ट्रैक्टर चलाना आपने कब बंद किया था, एक बार थोड़ा बताएं। ट्रैक्टर चलाते थे, खेती करते थे गाँव में? ट्रैक्टर तो कभी जीवन में नहीं चलाया, ये खेती भी कभी नहीं की। खेती की नहीं आपने? तो शुरुआत कैसी हुई राजनीति की? राजनीति की शुरुआत मेरी बहुत पहले से हुई है। जी। इस प्रदेश में बहुत कम लोग हैं जो मेरे इतिहास को जानते हैं। जी। मैं तो बहुत छोटी उम्र में स्टूडेंट पॉलिटिक्स शुरू करी थी। जी। और 1982 में चौधरी देवीलाल जी ने, जब चंडीगढ़ में शक्ति परीक्षण हुआ था, तो उस वक्त शरद यादव जी के नेतृत्व में हमने धारा 144 तोड़ करके गिरफ्तारी दी थी। जी। और शायद उस वक्त इस प्रदेश की राजनीति में बहुत से लोगों को ये ज्ञान नहीं था कि उस 82 में चंडीगढ़ में क्या हुआ था। तो 2 महीने तक मैं बुढ़ाड़ जेल में रहा था। जी। को बलात्कार के केस में, चरित्रहीनता के केस में, चोरी के केस में, डकैती के केस में
किसी मोड़ ट्रपिचूट में नहीं, संघर्ष में। हमारा एक आंदोलन था, शरद जी के नेतृत्व में हमने लड़ाई लड़ी थी। जी, इससे पहले एक छोटे से गांव दुब्बड़ से आप निकले हो, तो मतलब राजनीति का आपने सफर तय किया है, तो कैसे सोचा? ये चीज़ें नहीं लोगों को पता है। देखिए, ये राजनीति कोई ट्रेनिंग सेंटर तो इसका है नहीं। एक शौक और पारिवारिक बैकग्राउंड। मेरी पारिवारिक बैकग्राउंड पॉलिटिकल नहीं थी, लेकिन मुझे राजनीति करने का एक शौक जगा था और मेरी सोच थी कि मैं नेता बनूं। जी। तो मैंने बहुत पहले, मैं यूथ की, स्टूडेंट्स की, इस पॉलिटिक्स में पढ़ता रहा और फिर मुझे अपॉर्चुनिटी मिल गई तो मैं एमपी बन गया। और इससे एमपी बनने से पहले मेरे ख्याल में आज के नौजवानों को ज्ञान नहीं है, जब मैं हरियाणा प्रदेश युवा जनता दल का अध्यक्ष था और 1988 में स्वर्गीय तत्कालीन भारत के प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जी जन मोर्चा से इलाहाबाद से लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे, बाई इलेक्शन जी। और सारी विपक्षी पार्टियां उनका समर्थन कर रही थी। और उस वक्त मैंने सैकड़ों बच्चों को, नौजवान साथियों को लेकर के उनके चुनाव प्रचार में काम किया था। उस वक्त फिर ग्रीन ब्रिगेड जिसकी संज्ञा दी गई थी। हाँ जी, हाँ जी। और वीपी सिंह चुनाव जीते थे। वीपी सिंह जी ने संकल्प लिया था कि मैं कार में बैठ करके प्रचार नहीं करूंगा, फोर व्हीलर्स में, टू व्हीलर्स में, मोटरसाइकिल पे, तो हमारे साथ रहते थे। वीपी सिंह जी चुनाव जीत गए और उस वक्त एक पत्रिका आती है इंडिया टुडे जी। ये थॉमसन प्रेस वालों की, और उस वक्त जयप्रकाश की फोटो है। जब उस पे आई जी। इंडिया टुडे के फ्रंट पेज पे, तो बहुत से लोगों को ईर्ष्या हुई कि यार जयप्रकाश बेचा किस वजह से था और इसका तो बड़ा अखबारों में, मैगजीन्स में नाम आ गया, तो ये तो आगे बढ़ेगा। तो वीपी सिंह के चुनाव जीतने के बाद ही फैसला हो गया था कि जयप्रकाश को लोकसभा का चुनाव लड़ाएंगे। जी। और पीडी टंडन पार्क में एक बड़ी ऐतिहासिक विजय रैली थी इलाहाबाद में। उस वक्त मुझे सम्मानित किया गया और ये फैसला लिया जनता दल के शीर्ष नेतृत्व ने, चौधरी देवीलाल आज इस धरती पर नहीं है, कि जयप्रकाश को चुनाव लड़ाया जाएगा। तो मुझे हिसार से पहले सीट अनाउंस की थी ओम प्रकाश चौटाला की, तो चौटाला जी ने लड़ने से मना कर दिया, तब मुझे दी थी। और मेरे मुकाबले में वीरेंद्र सिंह, उस वक्त शायद ही, हाँ एमपी थे उससे पहले, जब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला 1984 में इन्होंने हराया, उस वक्त थे मंत्री कांग्रेस गवर्नमेंट में, तो ये कांग्रेस के कैंडिडेट थे। तो चौटाला साहब इनसे हार गए थे, तो 89 में फिर मैं लड़ा। मेरे खिलाफ जो भी ये दुष्प्रचार, गंदा प्रचार कर सकते थे, क्योंकि हमने चौधरी देवीलाल, स्वर्गीय चौधरी देवीलाल के नेतृत्व में एक आंदोलन चलाया था जी। असहयोग आंदोलन। उसमें कांग्रेस के जितने भी मंत्री, मुख्यमंत्री आएंगे हरियाणा में, उनका बहिष्कार करेंगे, हम विरोध करेंगे। उसी कड़ी में हमने स्वर्गीय शमशेर सिंह सुरजेवाला जी का बड़ा भयंकर विरोध किया था, पहले मांडी गांव में और उसके बाद कुराड़ में। आप लोगों ने सुना भी होगा कुराड़ कांड के नाम से। जी। क्या था जी वो कुराड़ कांड? हम विरोध कर रहे थे भाई, जो सरकार हमारे पानी का, हमारे हितों की सुरक्षा नहीं कर सकी, हम उस सरकार के मंत्रियों को गांव में घुसने नहीं देंगे, हम उनका विरोध करेंगे या हमारा साथ दें। तो इन्होंने हमारा साथ नहीं दिया, हम उनके खिलाफ चल पड़े, इन्होंने हमारे खिलाफ पर्चे दर्ज करा दिए। फिर चौधरी बंसीलाल जी चीफ मिनिस्टर थे जींद में, बड़ा भारी आंदोलन था, तो उसका नेतृत्व भी मैंने किया, कुराड़ का नेतृत्व भी मैंने किया। तो फिर आहिस्ता 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 आहिस्ता
नेता बन गए। फिर 89 में जनता ने जयप्रकाश को जिता दिया और वीरेंद्र सिंह को हरा दिया। जी तो तभी से ये दो परिवार मेरे खिलाफ तरह तरह के वक्तन बेवक्तन इस तरह की बातें करते थे। उसके बाद फिर हम एक पार्टी में रहे, इकट्ठे रहे। केंद्रीय मंत्री भी तो आप पहली बार ही उसी हाँ, में- 18 फिर सुनो ना, हाँ। 88 में मैं ग्रीन ब्रिगेड बन गई, इलाहाबाद में गया, वीपी सिंह जी चुनाव जीत गए। फिर 89 में मुझे टिकट मिल गया, मैं एमपी बन गया और फिर स्वर्गीय चंद्रशेखर जी की सरकार में मंत्री बन गया। जब मैं मंत्री बना तो मैंने बहुत मेहनत की। हमारे खिलाफ बड़ा दुष्प्रचार किया गया हमारे राजनीतिक विरोधी परिवारों ने, जो आज भी लगातार हमारा विरोध चल ही रहे, मेरा कर ही रही है। जी लेकिन जनता का प्यार, प्रेम और स्नेह मुझे मिलता रहा, तो वक्तन बेवक्तन जनता चुनाव जितवाती रही। जी जिस समय आप केंद्रीय मंत्री थे तो कहीं ना कहीं ये भी कहा जाता है कि जैसे देवीलाल जी की उस में थे तो रणजीत सिंह चौटाला को कहीं ना कहीं बनाया जा रहा था, लेकिन उनको नहीं बनाया गया, आपको बनाया गया था। ये बात नहीं करी जाए तो अच्छी है। आज तो की जाए तो और भी अच्छी है। मुझे तो पता ही नहीं था कि मुझे मंत्री बनाया जा रहा है। जी मेरे खिलाफ भी चौटाला परिवार के लोग बार बार, आप लोग यही कहते हैं कि भाई स्वर्गीय चौधरी देवीलाल ने जयप्रकाश को बनाया। देखिए, स्वर्गीय चौधरी देवीलाल एक अच्छे आदमी थे, बड़ी आदमी थे, महान आदमी थे, इसमें कोई दो राय नहीं। और बड़े आदमी, महान आदमी के घर में अगर कोई उस तरह का संतान पैदा हो जाए तो उसको फिर कई बार नुकसान होता है, कोई हो चाहे। तो चौधरी देवीलाल मुझे प्यार करते थे, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन मैं भी उनकी पार्टी के लिए काम करता था दिन रात। तो आज जो लोग मुझसे ईर्ष्या करते उस वक्त हमारी पार्टी में थे, ये क्यों नहीं करते थे काम? जी ये मौज करते थे, मैं संघर्ष करता था। तो जो मेहनत करेगा, संघर्ष करेगा, तो नेता तो वही बनेगा ना, और वही बनना चाहिए। जी तो जब मैं एमपी बन गया, ये भी सही है कि कई बार चौटाला परिवार के लोग कह देते कि जयप्रकाश को हमने ट्रैक्टर से उठा करके मंत्री बनाया। स्टार्टिंग में इसलिए आपको बोला था। मैं उनसे एक बात प्रश्न पूछना चाहता हूँ, अगर मुझे तुम बनाने वाले थे, खुद क्यों नहीं बन गए? सेंटर में स्वर्गीय चौधरी देवीलाल के बाद तो इस परिवार का कोई आदमी बना ही नहीं, जी तो खुद क्यों नहीं बन गए? किसने रोके थे? मुझे जो मिनिस्टर बनाया, मुझे तो चंद्रशेखर जी ने बनाया। मेरी एक खुली छूट है इस परिवार को। वो एक बार रणजीत सिंह जी ने बयान दे दिया था, मुझे बड़ी पीड़ा हुई कि हमने इसको ये कर दिया, वो बढ़ा दिया। मेरे बड़ा चरित्र हनन करने का प्रयास किया हिसार के लोकसभा के चुनाव में। वैसे तो परिवार करता रहता है मेरे खिलाफ अनाप शनाप बयान, इसलिए इनको सजा जनता दे देती है। तो मैं पूछना चाहता हूँ भैया, जिस दिन मेरी ओथ हुई, मुझे इस प्रदेश का एक आदमी ये बता दो, इस देश का। अशोक का हॉल बहुत बड़ी चीज़ है, ऐतिहासिक चीज़ है, जहाँ केंद्रीय मंत्रियों की या केंद्र से संबंधित, जैसे सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इन लोगों को वहाँ शपथ होती है। जी वहीं यूनियन कैबिनेट की शपथ होती है। तो इनमें किसी की फोटो तो बता दो। ये लोग तो बाद में आए थे जब मैंने शपथ ले ली थी। अब किसका क्या नाम था मैंने जनता को, क्योंकि एक आधी बार छेड़ देते हैं तो मेरे मुंह से फिर निकल जाती हैं। जी अब मैं उनको कहता हूँ कि राज को राज रहने दो, जी सारी बातें खुलाएंगे तो नुकसान हो जाएगा, मुझे नहीं होगा, उनको होगा। तो चंद्रशेखर जी ने मुझे मिनिस्टर बनाया था। जी हाँ, एमपी बनाने में तो ओम प्रकाश चौटाला जी का, इनका योगदान था, इसमें कोई दो राय नहीं। फिर आप हरियाणा विकास पार्टी में गए। फिर लेकिन मंत्री बनाने में इनका कोई योगदान नहीं था, मेरे खिलाफ हो गए थे, मेरी पॉपुलरिटी से परेशान हो गए थे कुछ लोग।
हमारी पार्टी के। तो हम 1994 में फिर, क्योंकि 1991 में गहराई से चौधरी लाल चुनाव लड़ रहे थे और मैं लोकसभा लड़ रहा था। चौधरी साहब बाई चांस गहराई से हार गए थे और गहराई असेंबली से मैं जीत गया था। जी। तो कुछ लोगों ने शंका पैदा कर दी, कुछ क्या कर दिया कि जेपी ने खिलाफत करी है, ये खुद जीत गया, चौर साहब हार गए। मैंने चौर साहब को बहुत समझाया कि आप बड़े नेता हो, हम तो आपके नेतृत्व में काम करते हैं, लेकिन ये परिवार इस बात पे मुझसे नाराज हो गया कि वे इसकी पॉपुलैरिटी इतनी क्यों बढ़ रही है, और इन लोगों ने मुझे अपमानित करना शुरू कर दिया। हम जब मीटिंग में जाते थे लोकदल की, सो कॉल्ड लोकदल, तो हम यहाँ तक कह देते थे कुछ काली भेड़ें आई हैं, या तो चले जाओ, नहीं कान पकड़ करके फेंक दो। और मेरे ख्याल में मौका ही नहीं बचा किसी का कान पकड़ने का, कोई वैसे ही नहीं बचा। इनके बड़बोलेपन, इनका शिष्टाचार, जनता का अनादर, जनता का अपमान, कार्यकर्ताओं का अपमान, ही इनको ले बैठे जो करते थे ये। ओम प्रकाश चौटाला जी आपके दोस्त अच्छे रहे हैं या दुश्मन हैं? नहीं, देखिए दोस्त तो मेरे नहीं, मेरे से बड़ी उम्र के हैं, दोस्त तो नहीं मैं उनको कहूँगा, मेरे तो बाप के समान उम्र के हैं, लेकिन वो मुझे प्यार करते थे। अच्छा, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जब मेरी पॉपुलरिटी बढ़ी, अब तो उनसे पूछिए पर्सन कि क्या कारण हुआ चौटाला साहब, बीजेपी से फिर इतनी नफरत क्यों हुई, तो वो बताएंगे अच्छा से। जी। हरियाणा विकास पार्टी में आपने काम किया बंसीलाल जी के साथ। फिर 95 में जब हमें ये जच गया पे हम इनके साथ नहीं चल सकते, तो मुझे तो खुद चौधरी लाल ने कहा था कि जेपी अब तेरी यहाँ पार नहीं पड़ेगी, अपना रास्ता अलग इख्तियार कर ले। इन लोगों ने अपमानित करना, बदसलूकी करवाना इनके लोगों से, मैं क्या कहना चाहूँ बताऊँगा तो लोग ये कहेंगे कि सारे पापड़ पाड़न लाग गया। बहुत खराब इतिहास और बहुत बुरा इन लोगों ने मेरे साथ किया था। एक दो किस्सा तो बता दो जी। ना, मैं नहीं चाहता कि इस तरह की बातें मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से जनता में उजागर करूँ। कभी ये टोकेंगे फिर बताऊँगा। जैसे वहाँ पर हिसार के लोकसभा के चुनाव में मेरे ऊपर कितने आरोप लगाए। कभी कहे कि जयप्रकाश ने, अजय सिंह जी की धर्मपत्नी चुनाव लड़ रही थी, नैना सिंह चौटाला, वे उनको बदतमीजी करने के लिए, उनके लिए कोई छेड़खानी की पता नहीं क्या शब्द था एग्जैक्ट मुझे मालूम नहीं, वो कर दिया, मेरा नाम झूठा आरोप लगाया। कभी फिर एक और कैंडिडेट थी, उसने लगा दिया। फिर लास्ट में चौधरी रणजीत सिंह ने कहा कि जयप्रकाश अपने होटल में, मेरा दिल्ली में होटल था, वैसी वृत्ति कराता है। कितना घिनौना काम है। मैं कोई चरित्रहीन परिवार का आदमी नहीं हूँ, मेरा चरित्र सफेद लट्ठा के समान है, और मुझे ऊपर ऐसा आरोप लगाया। फिर मैं वो थोड़ी देर के बाद, क्योंकि पोलिंग का दिन था, मैंने वो निकाली, मेरे साथी से मंगवाई रजिस्ट्री। मैंने कहा भाई इन लोगों के नाम रजिस्ट्री है, अगर ये मेरे परिवार है तो ये गंदा काम मैं कराता हूँ, मैं गंदा हूँ, लोगों ने मुझे वोट नहीं देने चाहिए। अगर इनका परिवार है ये रणजीत सिंह का, तो फिर रणजीत सिंह को वोट नहीं देना। लोगों ने उसको वोट नहीं दिया। तो इसमें अजय सिंह चौटाला जी का और आपका दोनों का होटल था ना, ये कैसे जो बता रहे हो? नहीं, चौधरी ओम प्रकाश, चारों में थोड़ा थोड़ा इनके सबके नाम था। दिल्ली की पोस एरिया में था, करोल बाग में 3 पार्टनर थे। एक को बेचारे को झूठे 302 के मुकदमे में जेल भी डलवाया था, प्रोफेसर संपत सिंह को, सॉरी गलत कह गया, प्रोफेसर सतबीर सिंह को। ओके। सतबीर सिंह, मैं मतलब मेरा परिवार, मैं खुद नहीं था पार्टनर, मेरा परिवार था। ओके। ना, और चौटाला परिवार, इन्होंने कहा कि तू प्रॉफिट मेरे को कम दिया, चीफ मिनिस्टर बनते हैं 302 का झूठा मुकदमा बना करके जेल में डाल दिया। आप देखिए जनता कैसे विश्वास करे इस परिवार को, क्यों जनता ने सजा दी है, दंडित किया है।
यानी कि अपने पार्टनर पे पैसा लेने के दबाव से 302 का पर्चा दर्ज करा दिया कि इसके ट्यूबवेल के कुएं में लाश मिली है। ठीक है जी, जिस एसपी ने पर्चा दर्ज कराया उसी एसपी ने री इन्वेस्टिगेशन करके उसको निकाल दिया। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ, क्या फैसला इस जनता से क्या सही था इनका, इस तरीके से 302 के मुकदमे बनाना? तो फिर हमारा आपस में मनमुटाव हो गया। मतलब 95 तक तो पार्टनरशिप रही है आप लोगों की? नहीं, पार्टनरशिप तो ज्यादा दिन तक रही, ज्यादा दिन तक रही। हाँ, झगड़ा होके भी अलग अलग हो गए थे, हमारा परिवार के लिए लोग पार्टनर रहे, लेकिन इसमें मैं व्यक्तिगत कभी पार्टनर नहीं। आपने चौधरी बंसीलाल जी, चौधरी देवीलाल जी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, तीनों मुख्यमंत्रियों के साथ काम कर लिया, तो फिर कैसा, मतलब कौन सा सबसे अच्छा आपको लगता है? देखिए, अब 2 उप मुख्यमंत्री तो स्वर्ग में हैं, 2 मुख्यमंत्री, स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी और स्वर्गीय चौधरी बंसीलाल जी। अब उनके बारे में तो चर्चा नहीं करनी चाहिए। ओम प्रकाश जी चौटाला आज हैं, उनके साथ बहुत थोड़ा समय, क्योंकि तो हटके बन गए इसी, हम तो 6 महीने से काम में रहे, हमने ज़्यादा दिन इनके साथ काम नहीं किया एज ए चीफ मिनिस्टर। वैसे इनके नेतृत्व में काम किया। चलो भूपेंद्र सिंह हुड्डा, लेकिन कार्यकाल सबका देखा। ओम प्रकाश जी चौटाला 1999 से लेकर के 2004 तक चीफ मिनिस्टर थे। राजनीतिक लोगों के हवा में दरवाजे भी खुड़ जाते थे तो हमें ये रहता था पुलिस आएगी, झूठे मुकदमे में मुझे जेल में डाला, मेरे ऊपर 302 जैसे संगीन आपराधिक मामले दर्ज कराए। ये बात अलग है कि माननीय न्यायालय ने मुझे उसमें से बरी किया, पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की, मेरा नाम कहीं नहीं मिला, था ही नहीं। राजस्थान में डाइंग डिक्लेरेशन मेरे खिलाफ करा करके बड़ा जुल्म किया। आनंद सिंह डांगी के साथ बड़ा जुल्म किया, बिना कसूर के 1 साल जेल में रखा गया। कर्ण सिंह दलाल उसके परिवार के साथ बड़ा जुल्म किया। स्वर्गीय तेजिंदर पाल मान के परिवार के साथ बड़ा जुल्म किया। तो मास्टर हरि सिंह के साथ भी उस जमाने में बड़ा जुल्म हुआ। कितने लोगों के नाम लूं मैं? अपने राजनीतिक विरोधियों को इस तरह से प्रताड़ित करना, ये प्रजातंत्र प्रणाली के खिलाफ है। और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा 10 साल चीफ मिनिस्टर है जी। एक किस्सा मैं सुनाना चाहता हूँ। एक शायद बराड़ थे, मिस्टर बराड़, नत बराड़ शायद उसका नाम होगा, उनका मर्डर कर दिया गया था। और उस मर्डर में एग्जैक्ट तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन कहीं न कहीं ऐसा था, अभय सिंह चौटाला का नाम आ गया था। लेकिन हुड्डा साहब ने कहा कि जब तक इसका सही प्रूफ नहीं मिलेंगे हम इसको गिरफ्तार नहीं करेंगे। एक तो वो मुख्यमंत्री जी, सो भूपेंद्र सिंह हुड्डा, एक तो वो मुख्यमंत्री मैं बिना कसूर, पता है किस बात में 2 महीने जेल में रहा मैं, डकैती का मुकदमा बना। एक ही पंखा घड़ी है, किधर है? वही मैं पूछने वाला था जी। वाल क्लॉक, एस्ट्रे, नैपकिन, जी। इस केस में मैं 2 महीने जेल में रखा। तो ये प्रतिशोध थे कि नहीं थे? प्रतिशोध की भावना से प्रजातंत्र में जो मुख्यमंत्री काम करेगा, जनता उसको सबक सिखाएगी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक आदमी, मेरी नॉलेज में तो है नहीं, मेरे जहन में नहीं है कि कोई आदमी अपना राजनीतिक विरोधी या कोई आम जनमानस ये कह दे कि वे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किसी पर झूठा मुकदमा दर्ज किया। ये बात अलग है कि अपने स्वार्थ के लिए चौटाला परिवार नेता प्रतिपक्ष था, वे चौटाला जी, और नेता प्रतिपक्ष ने चाहिए विपक्ष के नेताओं की बात करना, ये बात करते थे बीजेपी की मनोहर लाल जी, जो कहते थे वही अभय सिंह करता था। और अभय सिंह ने 5 वर्ष तक, 4.5 वर्ष नेता प्रतिपक्ष रहे। मैं इंडिपेंडेंट एमएलए था, मैं भी। सेशन के पहले दिन कहते थे कि
मुख्यमंत्री जी मैंने 400 पेज की चार्जशीट। अरे भाई तू तेरी किस कैपेसिटी में, तो कोई आईयू है किसी थाने का, या कोई विजिलेंस का कोई आईयू है, या तो सीबीआई से संबंधित है, तो इन्वेस्टिगेशन किस बात की करेगा? जी। तो एमएलए नेता प्रतिपक्ष है, तेरा काम थोड़ा ही हो। यानी कि जो इनकी फैमिली की सजा हुई उसको दबाने के लिए कि हमारे साथ तो इन्होंने ज्यादती करी हुड्डा साहब ने, गलत है। जी। तो हुड्डा साहब के खिलाफ चलते रहे, उसका नुकसान पता क्या हुआ? अल्टीमेटली इनका दल टूटा, और अब ये हाल होगी कि ये जो 2 सीट भी मिली हैं ये भी जनता ये कह रही है, मैं नहीं कह रहा, जनता कह रही है। आप लोगों पर भी खबर होगी कि अगर बीजेपी का आशीर्वाद इस परिवार को ना होता, यार तो देश और दुनिया में इस तरह का उदाहरण नहीं मिलेगा डेमोक्रेसी में कि सत्ताधारी दल राष्ट्रीय पार्टी सरसा विधानसभा क्षेत्र से अपना उम्मीदवार विड्रॉ करे और कांडा को सपोर्ट करे, जो कांडा इनका सपोर्टिंग पार्टी का था, अभय सिंह चौटाला की का। अभय सिंह चौटाला जी तो हुड्डा साहब को बी टीम बताते हैं। तो अरे उसको तो कोई सीरियस लेते नहीं आजकल। अभय सिंह के तो लोगों ने सीरियस लेना बंद कर दिया, और अब इसकी बात पर कोई विश्वास करता नहीं। उसके कहने से क्या बनता है? ये भी हुड्डा साहब ने कहा था कि अपने बेटे चेयरमैन को लेकर के क्या करने गए थे मनोहर लाल जी के पास, यही तो कहने गए होंगे कि मनोहर लाल जी हम भी आपके साथ थे, भी हमारी संतान है, ये चेयरमैन है, इनको जरा आशीर्वाद रखना। नहीं बताओ, एक तरफ तो कहते हैं बीजेपी के साथ नहीं है, हम बीजेपी के खिलाफ है, फिर क्या करने जाते हैं बीजेपी के नेताओं के पास? या ये स्पष्टीकरण दे। चलो ये तो मैं मान जाऊं कि मुख्यमंत्री के पास गए, भाई कोई ऐसा काम होगा मुख्यमंत्री के पास सब पार्टी के लोग जा सकते हैं, लेकिन मनोहर लाल जी के पास क्या लेने गए पूरा परिवार को लेकर के? तो बी टीम तो जनता ने बताया तो दिया इस चुनाव में। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हरियाणा में विकास के कार्य कराए, इतना विकास कार्य किसी ने नहीं कराया। चौधरी बंसी लाल के बाद सबसे ज़्यादा विकास कार्य, आज तक का रिकॉर्ड विकास कार्य हुड्डा साहब ने कराया। या चौधरी बंसी लाल ने कराए थे, या हुड्डा साहब ने अपने काल में बहुत ज़्यादा कराए, उनसे भी ज़्यादा, क्योंकि 5 थर्मल पावर प्लांट, 8 मेडिकल कॉलेज, IIT, IIM, एक्सप्रेस हाईवे, रेलवे लाइन, मेट्रो, और ये छोटे छोटे हॉस्पिटल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, इनका तो कमी नहीं। लाखों लाख बच्चों को रोजगार दिया हरियाणा सरकार की तरफ से, इसलिए तो हुड्डा साहब को जनता याद कर रही है। जी बिल्कुल। इसमें से 89 से आप जनता दल से हिसार लोकसभा का चुनाव लड़ा, और 96 में हरियाणा विकास पार्टी से ही आपने हिसार का लोकसभा का चुनाव लड़ा। इन दोनों पार्टियों का, जनता दल और हरियाणा विकास पार्टी, और 2 बार से आप कांग्रेस के सांसद रहे, तो मतलब 4। एक बार कांग्रेस से MLA भी रहा ना? कांग्रेस से MLA रहे हो आप 2000 में बरवाड़ा विधानसभा से जी, और 2014 में फिर आप निर्दलीय आपने चुनाव लड़ा है कलायत से जी। तो फिर लगभग 14 चुनाव आपने खुद के लड़े हैं, मतलब 14 लड़े होंगे, 14 तो टोटल लड़े हैं। जो टोटल 14 की बात है, ये 15वां था, जिसमें 8 आप लॉस्ट कर चुके हो ना। उसमें दरअसल क्या था, एक बार मैंने 2 चुनाव एक ही दिन लड़ दिए, बताना जी। 1996 में ओम प्रकाश चौटाला जी ने मेरे प्रति अपशब्द कहे थे, तो प्रजातंत्र में बदले नहीं लिए जाते। प्रजातंत्र में किसी भी व्यक्ति की लोकप्रियता का पैमाना जनता होती है जी। तो फिर मैंने 1996 में लोकसभा हिसार से लड़ी थी, एक ही दिन वोटिंग थी। अच्छा। और असेंबली लड़ी थी नरवाना से, चौटाला साहब हार गए थे। नरवाना से तो रणदीप सिंह सुरजेवाला भी शायद आप फाइट में था। वो तो फाइट में अब नहीं कहना चाहिए, जो समय बीत गया जी, मुझे पता हो जैसे हुए थे जी। लेकिन चौटाला साहब बहुत पीछे चले गए थे। तो एक ही दिन, ये भी एक बड़ा रिकॉर्ड है। मतलब आपने विधानसभा का चुनाव भी लड़ा था और लोकसभा जीती 2 लाख वोट से हिसार से जी, और नरवाना पार्लियामेंट का जो नतीजा था 10,000 वोट से मेरी लीड थी। मेरे साथ बहुत धोखे हुए,
बहुत नेताओं ने मुझे ठगने लूटने का काम किया, तो इसलिए मैंने चुनाव, मैं तो वहाँ चुनाव लड़ता हूँ जहाँ कोई नहीं लड़ता। जी, आदमपुर में लड़ा, आदमपुर आप लड़ ली। चौटाला परिवार के खिलाफ मैं लड़ा, अजय सिंह के खिलाफ मैं लड़ा, चौधरी भजनलाल के खिलाफ मैं लड़ा, वो उस परिवार के खिलाफ ही लड़ा। तो बाहर जाकर के लड़ता रहा मैं, और जनता ने हमारे परिवार को 8 बार जितवाया। बहुत। बरवाड़ा से आपके भाई विधायक बने, आपने बनवाए, तो ये भी एक बड़ा किस्सा है। हाँ। और अब विकास सहारण कलायत से कितना टफ चुनाव हो चुका था, लगा था आपको कि टफ है ये चुनाव? नहीं, क्योंकि वो लिपस्टिक वाला बयान आपका काफी वायरल हुआ। टफ नहीं था। 5 गांव में ये कह रहे थे कि पंचायत लोग बिल्कुल ठीक थे, लोगों का कोई कसूर नहीं है। लोगों को भ्रमित किया गया था कि ये कुछ स्लीपर सेल और बीजेपी के लोगों ने। आप ये देखिए, मैं कभी भी किसी भी नारी का अपमान करने का काम नहीं कर सकता। मेरे जैसा चरित्रवान आदमी ये गलत काम नहीं करेगा जिससे किसी भी नारी को अपमान का सामना करना पड़े। मैं इस तरह का आदमी हूँ। कमलेश ढांडा मंत्री रही, तो मैंने कभी भी, बल्कि आप लोग ही मुझे ये कहते थे आप उनके खिलाफ नहीं बोलते। जी, कहते थे ना? नहीं कहते थे ना? और मैं ये कहता था कि नहीं, हम सरकार के खिलाफ बात करेंगे, किसी के व्यक्तिगत। हाँ। और जो इस चुनाव में ब्लैकमेल करने का मुझे प्रयास किया, मैंने किसी खाप से संबंध नहीं था इस मेरे बयान का, व्यक्ति विशेष से संबंध था। इसका मायना देसी भाषा में ये है कि चिकने चौपड़े लोग, यानी ये कह लो ड्राइंग रूम की राजनीति करने वाले लोग, थी लोगों की बात, और उन्होंने कैसे कैसे जनता को भ्रमित करके इसका गलत विश्लेषण करके और हमारे को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया। तो कोई बड़ा नेता भी था इसके पीछे, कुछ लगा आपको, शक हुआ कि कोई है? जनता जानती है, जनता सब जानती है, सबको पता है कौन बीजेपी की पेरोल पे था, कौन बीजेपी के लिए काम कर रहा था, सब जनता जानती है। मैंने तो ये बात स्पष्ट कही है कि जो ये बहुत से इंडिपेंडेंट बीजेपी के पेरोल पे थे, उन्होंने, बीजेपी ने फंडिंग की है, बीजेपी ने फंडिंग की, जनता जानती है। अरे भाई, बड़ी बड़ी मोटर गाड़ी, बड़ा बड़े काफले, तो लोग न्यू नहीं बेरा जेपी का के जुगाड़ है और तेरा के जुगाड़ है, जनता सब जानती है। जनता ने निर्णय लिया, लेकिन जीत सच्चाई की होती है। अल्टीमेटली जनता ने विकास के पक्ष में, कांग्रेस पार्टी के पक्ष में वोट डाल करके जीत तो विकास की। अब लोगों में बात चलती है ना कि चुनाव की बातें तो चलती रहती हैं जी, अपने हरियाणा में सबसे ज़्यादा चुनावों की बात चलती है। तो कहते हैं कि जयप्रकाश जी ने ही निर्दलीय खड़ा कर रखा था एक पंडित जी को। ना, मैंने, देखिए, ये भी एक उस परिवार को गाली है अगर कोई व्यक्ति ये कहे कि जयप्रकाश ने उसको खड़ा किया था। देखिए, वो राजनीतिक परिवार का लड़का है। उसके दादा बोरा जी सरपंच रहे थे उस जमाने में कलायत के, और किसान परिवार है ये। व्यापार तो करने लगे, लेकिन फार्मर है, किसान है, जमीन जायदाद है। वो क्यों भ्रमित होगा? ना तो उसने पैसे की जरूरत, ठीक है ना। मैं तो बीजेपी पर आरोप ये लगाता हूं कि काले धन से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने खड़ा किया। कोई ये कह दो ना कि जयप्रकाश के धन से पंडित जी को निर्मल जी को खड़ा किया, कह दो, किसके जचेगी? आर्थिक तौर से साउंड परिवार है, राजनीतिक तौर से साउंड परिवार है, और वो अपने हिसाब से लड़ा। मेरे कहने से क्यों लड़ेगा जी? कोई बच्चे थोड़े हैं भाई, या कोई लोभ लालच हो। उन पे आर्थिक तौर से बड़ी मजबूती है, आज भी मजबूती है। मैं तो उनकी बात करूं जो आर्थिक तौर से मजबूत नहीं थे जी, और करोड़ रुपये खर्च कर दिए। उन पे लोगों की शंका है कि जेपी तो बौड़ा हो रहा है, ये तो सारे
नेताओं के माध्यम से और विन ओवर किए हुए थे बीजेपी ने। जी, तो कांग्रेस का पता था कि ऐसे एकदम से चुनाव मतलब जीता जाता चुनाव हार जाएगी, क्या कारण रहा जी आप लोगों ने जैसे? देखिए, धन बल और मशीनरी बल। आप एक बात सोचिए, बड़ा छोटा सा एक विषय है, और मैं आपके चैनल के माध्यम से जनता से भी निवेदन करूंगा कि दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके इस पर रात को चारपाई पर सोने से पहले विचार करना। पार्लियामेंट की तो 48 में से 32 सीट जी, महाराष्ट्र में, टोटल 48 सीट है। भाजपा के गठबंधन को तो कितनी मिली? 18, 16, और कांग्रेस के गठबंधन को मिली 32, और आज कांग्रेस के गठबंधन को टोटल सीट 50। ये क्या तरीका है? बेईमाना तो है। और हरियाणा प्रदेश की जनता तो मैं कहता हूं बहुत मजबूत रही। जिस तरह का बेईमाना सत्ताधारी दल के लोगों ने किया, जनता के साथ धन का ऐसा बिखराव किया कि सबकी में खराब कर दिया। लेकिन जो गुटबाजी है कांग्रेस में वो भी कहीं ना कहीं हैवी रही है जी। जैसे शैलजा जी के बयान, एक टिकट दे देते नारनौंद वाली, वो जस्सी पेटवाड़ जी वहां से जीते हैं। पार्टी हाईकमांड ने जो कुछ फैसले लिए हैं हम उनका मान और सम्मान करते हैं, और पार्टी हाईकमांड ने सब कुछ सर्वे के हिसाब से किया जी। लेकिन क्योंकि एक बात आप देखिए, जी, 1952 से कब तक पार्टी इंतजार करेगी? 1952 से लेकर के अब तक कांग्रेस नहीं जीती थी ना, सॉरी 52 साल से, 52 साल से 72 में जीती थी, ठीक है। 72 के बाद कांग्रेस नहीं जीती। जस्सी को पार्टी ने टिकट दिया तो जीता 12-14 हज़ार से। हमारी 2 टर्म से लगातार यहाँ बुरी तरीके से हारिया जमानत जब्त हो रही थी उकलाना में, वहाँ नरेश सलवाल जीता, मैं जीता 26,000 से, और वोट विरोध के बाद नरेश जीता 28,500 से। हमने आदमपुर की सीट जीती जो 56 साल से कोई नहीं जीत पाया था। मैं पार्लियामेंट में मैं जीता। तो टिकटें तो जो बंटी थी, अब ये लोग तो बहुत लोग तो इस तरह का भी प्रचार करते थे, तरह तरह का। टिकटों के बंटवारे में कोई कमी नहीं, टिकटों के बंटवारे में कमी नहीं रह सकती, लेकिन जो 3-3, 4-4 कैंडिडेट खड़े करे उनकी ओर नहीं देखा गया। अब जैसे कोई जाट बेल्ट है तो 3-4 और निर्दलीय चुनाव भाई, ये घर का बेदी लंका ढाई, जब बाड़ी खेत को खाएगी, मैं इतने कहूंगा कि सुरक्षा कौन करेगा। मैं ये कह सकता हूं कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा आज भी लोकप्रिय हैं, और पहले भी लोकप्रिय थे, और इनके काम के जनता वोट देती है। जनता इनको कभी भूलेगी नहीं। इनकी लोकप्रियता के सामने तो आज हरियाणा प्रदेश में किसी पार्टी का कोई नेता डट ही नहीं सकता। डटता हो तो बता दो, बता दो। और इतनी छोटी उम्र में दीपेंद्र सिंह ने जो मेहनत की, हमारे पार्टी के अध्यक्ष हैं, या तो दलित समाज के नेता हुए हैं ज्वाइंट पंजाब में, चौचांदराम, स्वर्गीय चौचांदराम जहाज रानी मंत्री भी रहे केंद्र में, और डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी रहे, या तो वो हुए। उनके बाद बहुत बड़े दलित नेताओं में शुमार हुए चौधरी उदयबान। किसी के कहने से बनता है? आदमपुर बाई इलेक्शन आप देखिए, एलनाबाद में आदमपुर से 2 महीने पहले हमारी कांग्रेस की जमानत जब्त हुई जी, हुई कि नहीं हुई? तुम तो गए थे बिल्कुल। और 2 महीने के बाद उदयबान जी जब प्रेसिडेंट बन गया, हम दलित बूथों के ऊपर मैक्सिमम में हम जीते। उसी के बाद तो कांग्रेस की हवा बनी जब मैंने पार्लियामेंट लड़ा। बाई इलेक्शन आदमपुर का काफी बड़ा योगदान रहा उसका। तो जेपी लड़े ना जाके कलायत से, तो उस वक्त भी मेरे खिलाफ तरह तरह के आरोप लगाते थे। कोई चुनाव ऐसा है नहीं मेरे खिलाफ मेरे राजनीतिक विरोधियों ने दुष्प्रचार करने का प्रयास नहीं किया। आदमपुर में भी किया था मेरे खिलाफ। तो ये वो एक जुंडली है, कहते ना धरती गोल है, ये वही परिवार है। मैं कहीं लड़ लूँ, इन तो इन ड्रामे करने हैं। मैं व्यक्तिगत ना तो आज तक किसी पे प्रहार किया, ना मैं करूँगा। हमारा आदमी की इज्जत करते हैं, लेकिन मुझे दबाने का जो प्रयास करने का कोशिश करते हैं, वो मैं, जनता तो मुझे कभी दबा दो जी, भगवान कभी दबा दो,
मैं ऐसे लोगों के दबाव में राजनीति करने वाला नहीं हूँ, या मेरी पार्टी मुझे दबा दे, मेरी पार्टी के नेता दबा दे। ऐसे नहीं दबाएंगे तो पता नहीं ये क्या कर देंगे। चौधरी बीरेंद्र सिंह के साथ क्या कोई लाग डाट है क्या? ना कोई आपके चुनाव प्रचार भी नहीं किया आपके जो चलो उन्होंने नहीं करा तो उनकी मर्जी है, वो तो उन्हें करना चाहिए था, मैं तो उसमें क्या कर सकता हूँ। मात्र 32 वोटों से हार गया उनका लड़का। मैंने तो उनके बेटे को भी कह दिया था। और हमारी पार्टी के राज्यसभा के सदस्य हैं नीरज डांगी, जो ऑब्जर्वर थे हमारे इलाके के हिसार पार्लियामेंट के, उन्होंने मुझे कहा था कि जयप्रकाश जी चलना है। मैंने हाँ बदली थी, मैं चलेंगे, हाँ वो जिस दिन कहेंगे उसी दिन चल पड़ूँगा। जी, तो इसमें ये भी होता है जी, जैसे चुनाव में कहीं जाते हैं और किसी की थोड़ी हवा निकालनी हो तो गलत इशारा कर दिया, ये चीज़ें चलती है कुछ भी। वैसे तो चलता है, लेकिन जयप्रकाश की ज़िंदगी में सोच है कि मैं कभी गलत इशारा, या तो मैं जाता हूँ तो मैं गलत इशारे नहीं करता। ये तो कुछ लोग हैं, भाषण में ही कोई हिंट दे दिया, तो कुछ लोग हैं यार, उसको 2-2 महीने हो जाए है, अरे ये नहीं देखे मैं कलाया तड़ा मेरा वो जोड़ लिया, नहीं मैं जोड़ लिया। मैंने बताया तो है, मैं जरा सरल स्वभाव का आदमी हूँ, सीधा आदमी हूँ, तो मैं कुछ सीधा स्पष्ट कह देता हूँ उसका, ये इधर जोड़ लो चाहे उधर जोड़ लो, ये बात। जी, एक सवाल और रहता है, थोड़ा बैक में जाए तो चौधरी बंसीलाल जी को आपने क्यों छोड़ा? उनकी पार्टी है जो हरियाणा विकास पार्टी, उसको क्यों छोड़ा? देखिए, चौधरी बंसीलाल जी की पार्टी को मजबूती देने के लिए स्वर्गीय मनीराम जी गोदारा, नरसिंह ढांडा, वो भी स्वर्गवास में, स्वर्ग में, जो जगन्नाथ भी कभी स्वर्गवास हो चुका है, जयप्रकाश, हम सब ने प्रयास किए। पार्टी तो चौधरी बंसीलाल ने और स्वर्गीय ओम प्रकाश जिंदल जी, इन लोगों ने, मनीराम जी गोदारा, इन सब लोगों ने बनाई। जब मेरा उनसे झगड़ा हो गया लोक दल वाले नेताओं से, तो फिर ये लोग मेरे पास आए, तो मैंने कहा कि हम साथ दे देंगे। आप एक बात देखिए, हमारी मेहनत, नरवाना बाई इलेक्शन में 94 में बीजेपी, हरियाणा विकास पार्टी और मास्टर हुक्म सिंह जी की समाजवादी पार्टी, तीनों के 3300 वोट आए थे और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जीते थे। 2 साल के बाद जब जयप्रकाश अलग हुआ, हमारे साथी अलग हुए, तो चौधरी ओम प्रकाश नरवाना में 3रे नंबर पर रहे, और जिनकी 3300 वोट आई थी वो सरकार में रहे। और जयप्रकाश जैसे लोग जब हरियाणा विकास पार्टी में चले गए तो लोगों ने हमें आशीर्वाद दिया। और जब जिस राज्य में चले ना, एमपी किसके लिए बनता है? विकास कराने के लिए, लोगों की सेवा करने के लिए। और जैसे आज बीजेपी की हालत है, बीजेपी के एमपी एमएलए बेचारे बड़े दुखी हैं, प्रशासनिक अधिकारी तो इनकी सुनते ही नहीं जी। ये तो बार बार खुद ही रोना रोते हैं, तेरे चामी रोते हैं कि नहीं? बहुत बार। जयप्रकाश जब राज में रहा कभी नहीं रोया, क्योंकि हमारी बात को सुनते थे, हम लोगों के हित की काम बात करते थे। और जब उसको रोका गया, मेरी पॉपुलरिटी बढ़ गई। इन बड़े परिवारों में यही दर्द रहता है कि जेपी आगे बढ़ गया, इसको रोको। और कोई हमारा ना तो जमीन की लड़ाई थी, ना कोई धन का बंटवारे की लड़ाई थी, जैसे प्रोफेसर सतबीर सिंह की, चौटाला साहब की हुई। हमारी तो खाली पॉपुलरिटी की, लोकप्रियता की लड़ाई थी, बस। वालों को फिर क्या, जहाँ सिर ना हो, काम ना होते हो। मैंने आज आड़े बीजेपी के नेताओं की तरह तो हो नहीं, एमपी एमएलए की तरह हमारी चलती नहीं, हमारे टेलीफोन उठाते, फिर रहो क्यों उस पार्टी में? मैं चौधरी बंसीलाल को छोड़ के अलग हो गया था। अलग हो भाई, इस्तीफा दो जी, तो अलग हो गया, ठीक हो गया। उस वक्त से फिर लगातार कांग्रेस में हूँ। 14 में कांग्रेसियों ने राजी होकर के टिकट काटी। फिर ये मेरी देखो ना जी, मैं इंडिपेंडेंट एमएलए बनने के बाद मैंने बीजेपी सत्ताधारी दल का साथ नहीं दिया। इसको कहते हैं इलाके के लिए त्याग और संघर्ष की राजनीति बोलते हैं इसको। मैंने सत्ताधारी दल का, बीजेपी का साथ नहीं दिया, मैंने साथ दिया कांग्रेस का, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी। और आज भी मैं जनता, आपके चैनल के माध्यम से जनता को कहना चाहता हूँ, जिस दिन हमारे नौजवान भाई, किसान और मजदूर
ये तुलना करेंगे कि कांग्रेस का राज में क्या था और आज क्या है, तो कांग्रेस का राज आज़ादी के बाद से लेकर के अब तक ये राज उनका मुकाबला कहीं स्टैंड ही नहीं करता। अभी तो कह देते हैं 70 साल में कुछ नहीं हुआ रहे लोगों। अगर पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार प्रताप सिंह, कैरो चौधरी, रणबीर सिंह ये डैम ना बनाते, स्वर्गीय चौधरी रणबीर सिंह तो दोनों नहीं है इस देश में। स्वर्गवास हो गया प्रधानमंत्री जी का, प्रथम प्रधानमंत्री जी का। कैरो साहब चीफ मिनिस्टर थे, चौधरी रणबीर सिंह भूपेंद्र सिंह हुड्डा के जो पिताजी थे वो पानी के मंत्री थे। हमारी इस नहर का भाखड़ा डैम तो उन्होंने बनाई ना, आज को डैम बनी है क्या? मोदी जी के राज में मैं कहना चाहता हूं जनता को, विशेष तौर से किसान को, एक डैम शुरू हुआ था लखवार व्यासी रेणुका कुसाऊ, एक प्रोजेक्ट है। और 2006 में जब मैं एमपी था, उस वक्त डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, उस वक्त ये शुरू हुआ और आज तक वो पूरा नहीं कर पाए, एक डैम नहीं पूरा कर पाए। और मुझे नहीं जचता कि जब तक मोदी जी रहेंगे इस डैम को पूरा कर देंगे, क्योंकि ये थोथे जुमलेबाजी से काम ले रहे हैं, इससे अब काम नहीं चलेगा। लखवार व्यासी डैम जो हरियाणा का बहुत बड़ा पार्ट है, हिस्सा है, जिसमें जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा चीफ मिनिस्टर थे, शायद सैकड़ों करोड़ रुपया हरियाणा का उसमें लगा था। उसके बाद तो काम ठप पड़े। डैम ये नहीं बना इसके, हवाई जहाज बनाने का कारखाना ये नहीं लगा इसके, जो मेक इंडिया के नाम से कहते थे हम हवाई जहाज बनाने का कारखाना लगाएंगे। कोई एम्स जो बनाए उसमें डॉक्टर तक नहीं, दवाई तक नहीं। एजुकेशन का भट्ठा बिठा दिया, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, ये तो हमें हमारा जो कैलिबर है उसको बिल्कुल डाउन कर दिया। हम तो रख दिए फीटर हेल्पर के लिए कौशल रोजगार। क्या कौशल रोजगार? ये ठीक है, कौशल रोजगार होना चाहिए। बिना खर्ची पर्ची के मिल रही है जी अब तो नौकरियां। कौन सी मिल गई? सारी मिल गई हैं। बताइए। जो वादा किया था 24,000 कुछ अब भर्तियां हुई हैं, 1.5 लाख यार कर्मचारी तो हमने भट्ठा बिठाया, तो हम भी, वो गोदी मीडिया के नाम से एक मशहूर है ना, उसमें हम भी डल गए। बिना पैसे नौकरी नहीं है। ये कौशल रोजगार निगम के माध्यम से जो लोग नौकरी लगते हैं, ना तो उसमें मेरिट है, ना उसमें रिजर्वेशन है। मैं तो एससी और बीसी के भाइयों से भी कहना चाहूँगा, एक्स सर्विसमैन से, स्पोर्ट्स पर्सन से भी कहना चाहूँगा कि आप लोगों की रिजर्वेशन तो इन्होंने योजनाबद्ध तरीके से, जब तो कहते हैं संविधान को खत्म करना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं, अपना संविधान बनाना चाहती है भाजपा नीति सरकार। कौशल रोजगार निगम क्या है भाई? उसका एक हिस्सा है। संवैधानिक संस्थाएं सब पर कब्जा कर लिया। चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जी के अपॉइंटमेंट में चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट होता था, वो भी निकाल दिया। तो ऐसे ही अब तो बिना पैसे हाल ही है, बिरनी के दे में विघन हो रहा है, को मेरिट नहीं, मार दो नौकरी लो। और इसका उदाहरण है, कौशल रोजगार निगम के जो इंचार्ज थे वो जेल में गए कि नहीं गए? पता है जो कौन से केस में गए? मैं बीजेपी के नेताओं से पूछना चाहता हूँ। 3 करोड़ रुपए एचपीएससी के ज्वाइंट सेक्रेटरी के दफ्तर में पकड़े गए कि नहीं? मैं आपके माध्यम से जनता को बताना चाहता हूँ, एचपीएससी है जो क्लास 1 और क्लास 2 की नौकरी देती है, बड़ी नौकरियां देती हैं। वो पैसे क्या कर रहे थे उस दफ्तर में? वो कोई जीएसटी का कलेक्शन सेंटर था के? वो कोई एक्साइज महकमे का इनकम टैक्स का कलेक्शन सेंटर था क्या? बिजली बोर्ड का कलेक्शन सेंटर था क्या? क्या था वो रिश्वत का पैसा था। अही तो सोल काम करे। एक कहावत सी है, तने बेरा होगा पंगम्मा मजा मेरे यहाँ आड़ी आया था कायलो क्या, उल्टा सीधा हो गया काम। 1 सांटा 2 सांटे बोले इब के मार ले, इब के मार ले। दूसरा है क्या बोला, यो हाड़ तोड़ करेगा। भाई ये तो जनता पर हाड़ तोड़वाएंगे बीजेपी के लोग, लेकिन न्यू जरूर कहेंगे कि भाई हम तो ईमानदार हाँ, ईमानदार हाँ। इससे ज्यादा नौकरी कभी मारदार आदमी तो नौकरी बिकी नहीं। मैं कहता हूं अगर नौकरियां बिकी थी, पर्चे दर्ज करो हमारे खिलाफ। पर्चे दर्ज हो रहे हैं बीजेपी वालों के खिलाफ। तो चोर तो हुआ जो पहाड़ पे था वह है या और को है?
लेकिन आपके तो कई बयान वायरल हो रहे हैं कि हमारे उसमें तो पर्चियां चलती थी। अरे पर्ची यार, पर्ची ये पर्ची थोड़ी है भाई हमको नौकरी लावा दे पर्चियों से। खर्ची मैंने ये कहा, खर्ची नहीं चलती थी। पैसे में कभी नौकरियां उठा आपके राज में नहीं बिकी। पर्ची तो यह भी है, मान लो तने कोई काम कहा कि भाई मेरा राय सूट लगाना है, मैं न्यू मेरा मौका नंबर कौन सा है, माइनर कौन सा है, लिखवावांगे ना, लिख के देना तो तय। हाँ बिल्कुल। ये तो बनारसी ठगा ने फंस गया देश। भाई ये तो आवाज कर रहे हैं चलता। बेर भी अंगूर कह के बेच गए। बेर थे, अंगूर नहीं थे। सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार इस सरकार में, मेरा खुला आरोप है। आज रजिस्ट्री देख लो, मार दो रजिस्ट्री कराओ, नहीं है क्या? नॉट है। एनओसी जो जहां लेनी पड़ती है, एनओसी जोन में भी रजिस्ट्रियां हो रही हैं जी। खैर अब इन सारे दिन झूठे अंगले कौन खैड़ मारे, जनता सब देखती है, जनता फैसला करेगी जी। अगर ये नौकरी देनी होती इनमें। अरे भले आदमी हो, डोमोसाइल खत्म कर दिए, ए और बी की नौकरी में सारे बाहर के लोग लगा दिए, हमारे बच्चे कहाँ जाए आज? इसीलिए आपको मालूम है डोंकी के माध्यम से कितनी जनता, नौजवान बच्चे बाहर गए। वो राजी है कि अपने माँ बाप को छोड़ के जाना, अपनी बहन बुआ बेटी मामा नाने को छोड़ के जाना। ये इनकी नाकामी की वजह से तो बाहर जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ रोजगार है नहीं, कानून स्थिति चौपट हो चुकी है, कुछ है ही नहीं, जंगल का राजा हरियाणा में। जी। एक बयान बड़ा। अब एक देखिए, अडानी साहब हैं देश के उद्योगपति, जी। बड़े पूंजीपति, उनके खिलाफ एक मामला आया, इस पर विचार करना। आपके चैनल के माध्यम से जनता से कहना चाहूंगा, उनको तो आज तक भी बहस करने के लिए तैयार नहीं केंद्र सरकार। जब हम बार बार कह रहे हैं कि अडानी के मामले पे बहस करो, अडानी जी के अकाउंट में जो मुझे पता लगे अखबारों के माध्यम से कि कुछ सेल कंपनियां हैं, पैसा आया रो कंपनियां खत्म होगी, गायब होगी, तो इस पर चर्चा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अगर ईमानदार सरकार है तो करा लो भाई चर्चा। अभी 2 मिनट में कह दें बोला देश का धन जाया जा रहा है, क्यों कर जा रहा है? असेंबली और पार्लियामेंट बहस करने के लिए होती है कि नहीं जी। तो क्यों नहीं बहस कराती केंद्र सरकार अडानी जी के इशू के ऊपर? पता लगेगा कौन दूध का दोया है, कहाँ गंगा मैली है। जी। कांग्रेस के 5 सांसद हैं, लेकिन फोटो 4 की दिखती है, एक की फोटो नहीं दिखती कभी भी। यार यूं तो सारा दिन के सारे इकट्ठे रह कर रहे हैं, तो फोटो के टाइम अलग हो जाते। नहीं नहीं न्यू तो फोटो तो चलते चलते खींच जल्दी होगी, को कहीं होगा को कहीं होगा। फोटो को स्पेशल फोटो थोड़े खिंचवाते हैं जी। वो तो कई बार क्या है ऐसा इंसान, हाँ ये तो सुविधा वाली बात करता होगा भाई। कोई भी फोटो तैयारी देखिए, दिखती है। संविधान सभा जो थी उसके मेंबर थे दीपेंद्र सिंह के दादाजी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पिताजी। और जब संविधान दिवस मनाया जा रहा था तो स्वाभाविक है कि जिस परिवार के लोगों ने इस देश की आज़ादी के लिए अपनी कुर्बानियाँ दी हैं, अपने जवानी के दिन अंग्रेज़ों की काल कोठरी में व्यतीत किए हैं, उन्होंने उस पर दस्तखत किए हैं, संविधान सभा के सदस्य रहे हैं, संविधान बनाने में उनके दस्तखत है, वो बुक थी वहाँ ओरिजिनल। तो वहाँ पर हम सब ने कहा, हम सबका ही फर्ज था, कोई खिंचवा ले तो जाके फोटो, जो संविधान प्रेमी थे, जो हमारे संविधान निर्माताओं के प्रेमी थे, तो हमने सबने फोटो खिंचवा ली। वाह गंदा होगा तो वाह गंदा जी। फिर यार नहीं था, हमने तो अच्छा काम कराया कि नहीं कराया? ना अच्छा करे, बढ़िया करे। तो एक ना और कमी रह रही है ना, एक ना और साथ में ले लेकर। नहीं नाटक कौन है, कोई नहीं। तो ये कोई साथ चलने वाली बात थोड़ी हो, तो जिन्हें भी जाके ठीक कर अपना कर लो। नेता प्रतिपक्ष क्यों नहीं बना पा रहे? मैं दूसरा प्रश्न तेरे पूछ लूँ तो जी। बीजेपी गठबंधन की सरकार मेजोरिटी आ रही है महाराष्ट्र में, मुख्यमंत्री क्यों नहीं चुन पा रहे? आज तक मुख्यमंत्री का फैसला ले इसके, इनके तो हमारे तो कोई लड़ाई नहीं है, हमारे नेता व्यस्त थे और विधायकों ने अपनी अनुशंसा तनबेरा ने किसके पक्ष में दे रखी है। जी।
बताता हूँ, बता दे। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, ये है कि हमारे पास जो जानकारी है कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ही दोबारा नेता प्रतिपक्ष बनाया जा रहा तो फिर बन जाएंगे, 2 दिन 5 से बन जाएंगे। बना देंगे, हाईकमांड ने बनाना है, क्योंकि हमने तो ये कर दिया, अनुशंसा अपनी भेज दी, और जो पार्टी हाईकमांड फैसला करेगी सबको मंजूर है। है। कोठी खाली करने का आदेश दे दिया गया है, 15 दिन का टाइम मांगा है शायद। नहीं, उसमें क्या है, शायद 2 महीने होता है। जी 2 महीने जब पूरे हो जाते हैं, स्वाभाविक है कि जो संवैधानिक पद पे नहीं होता, जिस पद के नाम से आपको वो बिल्डिंग या भवन या कोठी फ्लैट अलॉट हुआ है, उसके बाद छोड़नी पड़ती है, तो उसके बाद फिर टाइम लेना पड़ता है। तो ठीक है, टाइम मिल गया, टाइम मिल जाएगा, ले लिया, उसका पेनल रेट लग जाएगा। ये कुर्सी यार, तुम तो पैनिक फैलाते हो। हम नहीं फैलाते जी, जो आता हम तुम या को निकंदे कि भाई देखो रे, लोगों को करनाश हो गया इस बीजेपी का, सरकार नहीं बढ़ा इसकी, मुख्यमंत्री ने बढ़ा इसकी, कह देना अपना हरियाणा में तो बना दीजिए। अरे हरियाणा में तो की बढ़ाया दी तू को, वो सौदा है कि ये सब ने भेरा है, ये धन के बलबूते पर बने हुए मुख्यमंत्री जी, नायब सैनी जी का देखा होगा आपने पूरा डायलॉग। मैं मुख्यमंत्री जी हुड्डा साहब के बारे में कहते हैं, मैंने तो किक में है, घोड़े आ गए थे, तैयारियां हो गई थी, पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस पे कब्जा हो गया था। फिर की बात होगी जो न्यूता भाई, ब्याह की तैयारी हो जाए है, और दूल्हा को मेकअप करा के तैयार कर लो, और चोर आभूषण लेकर भाग जाए, डकैती पड़ जाए, तो बताओ फिर क्यों होगा भाई। वही तो मैं कह रहा हूं, नायब सैनी जी ने तो 5 दिन पहले बता दिया था, एक के सच बोल दिया नायब सैनी ने, 5 दिन पहले कह दिया था ना, हमने सारी तैयारी कर ली, सरकार हमारी बनेगी जी। बस। एक और किस्सा आपका, कहते हैं कि जब फोन करते थे तो वो तार तुर हाँ, तुम भी काट ली थी। अब तो ये दूसरे फोन आ गए ना, ना, पहले तो लैंडलाइन उसमें होते थे। होने जब तो यू फोन था, जब प्रचार कराया, वो भी मेरे मित्र थे, ये 2 परिवार है मेरे खिलाफ लागे रहे हैं। इतने खिलाफ क्यों है? पॉपुलरिटी, जेपी की लोकप्रियता का मुकाबला नहीं कर सकते, ये जी परेशान है। ये ड्राइंग रूम की राजनीति करते हैं, और मैं उल्टा सीधा बोलूँगा फिर नहीं में इलेक्शन वाली बात आ जाएगी। ये ड्राइंग रूम की राजनीति करते हैं, ये मेरा मुकाबला कर नहीं सकते। जी, अब बातचीत करने के लिए धन्यवाद। तो अब कांग्रेस का भविष्य क्या होगा, एक बार वो बता दें। कांग्रेस का भविष्य बहुत उज्जवल रहेगा। सच्चाई जनता के सामने आ गई है, आने लग रही है। प्रजातंत्र में धन के बलबूते से लंबे अरसे तक सरकारें नहीं बना करती, मशीन के बलबूते पर ठगी करके सरकारें नहीं रहा करती। सरकारें वो होती हैं जो जनता के दिलों में राज करे। इन्होंने किसान, मजदूर, और बल्कि मैं तो एक और कहना चाहूँगा, कांग्रेस की देखो महानता, हमारे नेता राहुल गांधी जी की महानता, हमारी पार्टी की महानता, कि अब तक वो कुछ नहीं बोले। वरना जिस तरीके से भारत के प्रधानमंत्री जी ने, मुख्यमंत्रियों ने क्या कहा था, एक संगठित रहोगे, क्या पता नहीं क्या था, कटोगे तो बटोगे तो कटोगे, बटोगे तो कटोगे, नहीं कहा था नहीं। और एक नारा है बड़ा गजब का, अडवाणी है तो मोदी सेफ है। अडानी, उन्होंने क्या कह दिया, आपने अडवाणी कह दिया, गलत कह दिया, सॉरी। अडानी है तो मोदी सेफ है, और मोदी है तो अडानी सेफ है, इसका जवाब दे दो। दूसरा, ये समाज को बांटना चाहते हैं, हमारा सारा समाज एक है। अगर इसी बात के ऊपर हम ये प्रचार कर दें कि अगर किसान और मजदूर बटेगा तो कटेगा, साहूकार खार जाएगा, तो बीजेपी को बहुत महंगा पड़ जाएगा। लेकिन अपने वोट के स्वार्थ के लिए कांग्रेस पार्टी, हम, हमारे नेता कभी इस तरह का नारा नहीं देते। हाँ, अगर ये विवश करेंगे, ये नारा भी चलेगा कौन सा नारा? कि सियासत, किसान और मजदूर संगठित रहेंगे तो कटेंगे नहीं, असंगठित बटेंगे तो कटेंगे। किसान और मजदूर बटेंगे तो कटेंगे, संगठित रहेंगे तो बचेंगे। जी, हर जिस दिन देश का किसान और मजदूर का मेरा वर्ग संगठित हो गया, तो जो पूंजीपति व्यवस्था में विश्वास रखते हैं, वो फिर कहाँ जाएंगे? वो तो इतने का है।
ये कहते हैं कि 2047 तक रहेंगे हरियाणा। ये तो बहन के कहेंगे, ये तो न्यू कहता 15 लाख रुपये देवांगे, आगे की तरह खाते में आगे के आपके आगे फिर एक को आवत खराब सी हुआ, फिर कह दूंगा, फिर मेरे खिलाफ प्रचार करेंगे। अरे बेड़ा गर्क हो रहा लोगों, जनता को उन इंडिपेंडेंट्स को वोट देने चाहिए जो किसी काज के लिए खड़े हैं। उन निर्दलियों को वोट नहीं देना चाहिए जो किसी के धन के बलबूते पर खड़े हैं। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से जरूर कहना चाहूँगा कि इस चुनाव में मशीन ने और भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगियों के धन ने हमारा प्रजातंत्र का गला घोट दिया। ये भी चल रहा है जी, कह रहे हैं कि हुड्डा साहब ने बेड़ा गर्क कर दिया, सरकार तो आई खड़ी थी नहीं। अच्छा, तो गंदा हो गया न मैं नहीं गंदा जी, चुटवाला कंधे होंगे। और हुड्डा साहब नेता है, नेता थे, नेता रहेंगे, लोकप्रिय लीडर। धन्यवाद।